बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस है, जिसको डील करते हैं आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु मे टेस्टिफाई, यानी कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर शहादत कौन दे सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक जनरल रूल है जो कि आर्टिकल 3 में गिवन है, जो कि ये कहता है कि तमाम लोग, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस अनलेस, यानी कि पहली बात हमारे सामने ये आ गई कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि तमाम लोग ही टेस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई जेंडर का इशू नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पर हमें बात नहीं की गई। जनरली जो भी बंदा है वो एविडेंस दे सकता है। अब उसके अंदर एक दो चीजें हमें मद्देनजर रखनी होंगी कि बेसिकली कौन दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड गिवन रैशनल आंसर्स देयर टू। अब ये सिंपल सी बात है कि हर वो बंदा गवाही दे सकता है कि जिसके सामने एक बात रखी जाए, एक क्वेश्चन रखा जाए, उसको वो अंडरस्टैंड करे, सिचुएशन को समझे और उसका वो आंसर कर सके, रैशनल आंसर, यानी कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता हो कि मैं जो आंसर करूंगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उससे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, यानी कि वो सारी सिचुएशन को, सारे केस को, सारी चीजों को समझे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मली एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बंदा हो, बल्कि ये काफी होगा कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो समझ सके जो कि उस केस की, जो कि उस एविडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। तो ये चीज काफी होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रिंसिपल जिसको हम तज़कियतुश शुहूद भी कहते हैं, जिसकी तरफ हम आगे चलेंगे, इसमें लिखा गया है कि क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। तो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कानून शहादत को कानून शहादत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको हमने इस्लाम के मुताबिक ढालना है, जो भी हमारा एविडेंस का तरीक़ेकार है। तो यहाँ पर भी जो भी विटनेस कोर्ट के अंदर पेश होगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ हिज एविडेंस, वो बिल्कुल जो इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, सुन्ना ने हमें प्रिंसिपल्स बताई, इंजंक्शंस दी, उनके मुताबिक वो आकर टेस्टिफाई करेगा। ओके जी, ये हमारे पास आ गया तज़कियतुश शुहूद। इसमें कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एन अदर प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 3, the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for witness। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंस है, वो किस तरीके से डिसाइड होगी, जैसा कुरान और सुन्ना में कहा गया। It looks that all the witnesses shall have to pass through the test of तज़कियतुश शुहूद। अब तज़कियतुश शुहूद बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि जो कि ट्रूथफुलनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस को जांचने के लिए जरूरी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे, फॉर इंस्टेंस अ पर्सन अपियरिंग एज अ विटनेस हैज एब्सटेन्ड डिक्लाइन टू वोट, यानी कि वो मना रहा है फ्रॉम मेजर सिंस ऑल थ्रू हिज लाइफ, जिसको आप कहते हैं कि वो फासिक नहीं है, गुनाह कबीरा से वो नॉर्मली अपने आप को बचा के रखता है। डज नॉट टेल लाई नॉर्मली, और वो झूठा नहीं है, झूठ नहीं बोलता। तो ये बेसिकली इस्लाम ने क्राइटेरिया रखा है कि कौन बंदा फिट होगा एविडेंस के लिए, शहादत देने के लिए, ताकि एक आप कह लें कि जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो हमारे इस्लामिक और सोशल नॉर्म्स हैं, उनको मद्देनजर रखा जा सके। जिस बंदे का किरदार खुद अच्छा नहीं है, वो किसी के बारे में क्या अच्छा बुरा बताएगा, सिंपल सी बात है। But according to same proviso, if such a witness is not forthcoming, then the court may take the evidence of a witness who may be available। अब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो लास्ट लाइन, जो लास्ट प्रोवाइजो मैंने पढ़ा है, ये बेसिकली आप कह लें कि प्रैक्टिकली यही डील करता है। क्योंकि अब एक बंदा गुनाह कबीरा करता है या नहीं करता, वो झूठ बोलता है या नहीं बोलता, ये एक बंदा जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में से आएगा तो हमें नहीं पता कि वो उसके प्राइवेट अफेयर्स क्या हैं। तो इस वजह से ना ही कोर्ट के पास कोई ऐसा टेस्टर या कोई ऐसी मशीनरी है कि जिसे मतलब साबित किया जा सके, या फिर जिसे जाना जा सके कि ये बंदा जो आया है ये गुनाह करता है, झूठ बोलता है या नहीं बोलता। तो देयर इज नो सच क्राइटेरिया, यू कैन से।
तो इस वजह से यहाँ पर अगर क्वेश्चन किया जाए कि अच्छा अगर एक बंदा तज़कियतु शुहूद के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो क्या कोई भी एविडेंस नहीं होगा कोर्ट में? तो उसका जवाब है नो, एविडेंस होगा। किस वजह से होगा, ये इसका जवाब है। इफ सच अ विटनेस इज नॉट फोर्थ कमिंग, तस्कियतु शहूद वाला विटनेस नहीं आया, देन द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु में बी अवेलेबल। तो जो भी बंदा अवेलेबल होगा उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एट द एंड ग्रेटर गुड देखा जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि अच्छा तस्कियतु शहूद नहीं है तो हम कोई भी एविडेंस नहीं लेते, उससे फिर ज्यादा नुकसान होगा। ओके जी, हु डिटर्मिन्स द कॉम्पिटेंसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन है। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो भी एविडेंस है इट इज टोटली द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। एविडेंस के हवाले से हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक उसकी रेलेवेंसी और इसके अलावा एडमिसिबिलिटी। तो रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी भी हमेशा कोर्ट ही डिटरमिन करेगी, कोर्ट ही बताएगी कि कौन सा एविडेंस जो है वो रेलेवेंट है और कौन सा एडमिसिबल है। इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम वापस आते हैं, कॉम्पिटेंसी भी जज ने चेक करनी है। इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट who determines the competency of a witness by putting him simple and ordinary question। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट के पास पावर भी होती है कि वो कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, यानी कि उससे पूछा जाता है कि भाई आपको समझ आ जाएगी हम ये जो कर रहे हैं, आपने शहादत देनी है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये उसके जो है वो लवाजमात हैं। तो उसके पहले ओथ भी ली जाती है, ठीक है, ओथ भी लेते हैं विटनेस से। तो इस वजह से ये सारी चीजों का पता होना जरूरी है एक विटनेस को भी, और जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन सारी चीजों को सुपरवाइज करता है। However, the opposite party has a right to test, weaken or destroy the credit of witness। तो ये बात हम पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिन करती है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि जो भी विटनेस कोर्ट में आया है उसके क्रेडिट को शेक किया जाए। In such a case, the objections can be raised at any time during the trial। तो जो भी ऑपोजिट पार्टी होगी वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती है और क्रेडिबिलिटी को कॉल इन क्वेश्चन ला सकती है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ विटनेस। अब एक हमने जनरल प्रिंसिपल तो पढ़ लिया कि कौन विटनेस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अब एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, उस जनरल रूल की एक्सेप्शन मौजूद है कि कौन कौन लोग अब शहादत नहीं दे सकते। अब पहले हम हदीस की बात करेंगे, फिर हम आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो हदीस में फरमाया जाता है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said three persons have been exempted। Number one, the minor until he attains puberty, कि पहले तो एक छोटा बच्चा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। Second, the mad until he recovers। अब जो पागल है वो जब तक रिकवर नहीं हो जाता, वो सैनिटी में नहीं आ जाता। द स्लीपिंग पर्सन अंटिल ही अवेक्स। अब यहाँ पर इसका हम मतलब ये लेंगे कि कोई भी बंदा अगर माइनर को समझ आ गया क्वेश्चन तो उसकी एविडेंस एडमिसिबल होगी। अगर मैड को वो क्वेश्चन समझ आ गया तो हम समझेंगे कि वो रिकवर हो गया, उसकी भी एविडेंस एडमिसिबल होगी। द स्लीपिंग पर्सन अंटिल ही अवेक्स। अब कोई सोया हुआ बंदा, सोया हुआ से मुराद ये है कि जो बंदा होश में नहीं है, वो आप ये कह लें कि नशे में भी हो सकता है और उसको नहीं समझ आएगा आप जो भी उससे पूछें। नॉर्मली वो ठीक है, एक अक्ल सलीम रखने वाला बंदा है, लेकिन जब वो नशे की हालत में है तो उसको भी सोया हुआ ही समझा जाएगा। अब आर्टिकल 3 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अनएबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। A person who is appearing as a witness in a law court can be a disqualified witness if he is unable to give or understand the questions put to him। Reason of it may be tender age, extreme old age or disease। अब यहाँ पर जो है वो इन्होंने बता दिया हमें कि एक बंदा जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, रीजंस क्या हो सकते हैं। टेंडर एज यानी बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा होगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज बहुत ही बूढ़ी उम्र का, जैसे अक्सर हम कहते हैं बच्चा बूढ़ा बराबर। और डिजीज, या फिर हो सकता है कि उस बंदे को कोई बीमारी हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, कोई और चीज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। इनकैपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर्स। तो इन सारी चीजों की वजह से जब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा तो वो रैशनल आंसर भी नहीं कर सकेगा। दूसरे में कहते हैं अ विटनेस में बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड विटनेस बाय अ कोर्ट इफ द विटनेस कैन नॉट गिव रैशनल आंसर्स टू क्वेश्चंस पुट टू हिम। हिज इनकैपेबिलिटी मे बी ऑफ बॉडी एंड
माइंड। तो ये पॉइंट भी उससे मिलता जुलता है कि जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दे कि भाई ये बंदा आया शहादत देने लेकिन ही इज नॉट एबल टू गिव एविडेंस, इस वजह से इसकी शहादत काबिल कबूल नहीं होगी क्योंकि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन मौजूद है। उसके बाद है परजरी एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड एज अ विटनेस। 193 रेलेवेंट सेक्शन पीपीसी का, कि जहां पर कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है झूठी शहादत देने पर। एक्सेप्शन है, बट इफ दी कॉन्विक्ट हैज रिपेंटेड, रिपेंटेड का मतलब होता है आप कह लें कि पछताना, एंड अमेंडेड हिज वेज, और उसके बाद उसने अपने जो वेज है उनको मेंड कर दिया, यानी कि अपने आप को उसने अच्छा इंसान बना लिया, देन ही मे बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो डेफिनेटली उसको प्रैक्टिकली भी उस चीज का सबूत देना होगा कि भाई मैंने अपने जो है ये तौर तरीके बदल लिए हैं, और उन उसकी ट्रांजैक्शन से और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके बाद वो एविडेंस दे देगा। lunatic person cannot be a competent witness। अगर lunatic person को आप जो क्वेश्चन पुट करें, अगर तो वो उसको समझ जाता है तो फिर उसकी शहादत काबिल कबूल होगी। जैसे लिखा है lunatic person cannot be disqualified to testify, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता if he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them। ठीक है, तो अगर तो वो प्रिवेंट है अपनी ल्यूनेसी की वजह से कि वो नहीं समझ पा रहा है कि उससे क्या सवाल पूछा गया, तो फिर उसकी शहादत काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये हो सकता है कि एक पागल आदमी, उसको नॉर्मली तो चीजों का नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि एक बंदा कत्ल कैसे किया जाता है। अगर किसी के ऊपर गोली चलाई जाए या उसको किसी तेजधार आले से हिट किया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको जिंदगी और मौत की समझ है। तो फिर ऐसे बंदे को जब आप पूछेंगे कि भाई आपने फला बंदे को देखा कत्ल करते हुए, तो वो कहेगा जी बिल्कुल मैंने देखा, यही बंदा था। ठीक है, हो सकता है कि वो पागल हो लेकिन उसकी मेमोरी बिल्कुल फोटोजेनिक हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में उसकी शहादत काबिल कबूल होगी। उसके बाद पॉइंट आता है कज़फ का। अकॉर्डिंग टू होली कुरान, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कज़फ इज अ डिस्क्वालिफाइड फॉर टेस्टिमोनी। क्योंकि कज़फ भी बेसिकली वही हमें परजरी या आप कह लें कि झूठ की तरफ लेकर जाता है कि किसी बंदे ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और उसके बाद वो इल्जाम साबित नहीं हुआ और जो इल्जाम लगाने वाला था वही झूठा साबित हो जाता है, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। एक्सेप्शन इसकी भी मौजूद है, बट इफ ही repented and mended his conduct thereafter he may be considered as a competent witness। तो इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Evidence of a blind person, I no chance। The evidence of a blind person is not considered reliable, therefore the witness must be capable of seeing, that is he should be possessing vision। तो डेफिनेटली जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखनी है तो उसमें आपकी नजर का ठीक होना जरूरी है। इवन कि अगर किसी की आईसाइट वीक हो तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा डाउट्स क्रिएट करती है कोर्ट, और नॉर्मली ऐसे बंदे की जो एविडेंस है वो बहुत आप कह लें कि अच्छे तरीके से काबिल कबूल नहीं होती। Very important point, existence of certain relationship or interest। A person cannot be a competent witness if he has an interest in the litigation or has a relation with the party to the litigation। एक जनरल प्रिंसिपल हमेशा आपने याद रखना है कि no party can create evidence in his फेवर। तो अपनी फेवर में कोई एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकता। इस वजह से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मामला कि जहां पर एक बंदा इंटरेस्ट हो, उसको आप इंटरेस्टेड विटनेस भी बोलते हैं। तो इंटरेस्टेड विटनेस की शहादत काबिल कबूल नहीं होती। जैसे यहाँ पर और रिलेशन की बात की गई थी, एविडेंस ऑफ सन इन फेवर ऑफ फादर और ग्रैंडफादर। जैसे कहते हैं जी के बाप जो है वो या बेटा जो है वो कत्ल के मुकदमे में उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, बेटा आकर कह देता है जी कि नहीं मेरे बाप ने कत्ल नहीं किया, तो ये इंटरेस्टेड है, वो नेचुरली उसको बचाना चाहेगा, तो उसकी फिर ये शहादत काबिल कबूल नहीं होगी। और इसी तरीके से एविडेंस इन फेवर ऑफ मास्टर बाय सर्वेंट। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है, और एक जो सर्वेंट है वो लाजमी तौर पर वफादारी निभाने की कोशिश करेगा। तो विटनेसेस को हमेशा आप कह लें कि अनबाइस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद है फीमेल इन हदूद केसेस। फीमेल्स आर डिस्क्वालिफाइड टू गिव एविडेंस इन हदूद केसेस। ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। और इसके अलावा वो औरतें जो कि कोई गलत प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं, उनकी शहादत भी काबिल कबूल
नहीं होती, डांसिंग, सिंगिंग और उसके अलावा जो इस तरह के काम हैं। ओके जी, अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ विटनेसेस, जिसको बेसिकली आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत डील करता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, अंडर द ऑर्डर नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस इज रिक्वायर्ड इन एनी केस ऑफ कोर्स इट इज ओपन टू अ फाइनल कोर्ट ऑफ फैक्ट टू बिलीव और डिसबिलीव अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो जनरल प्रिंसिपल है इसमें भी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ विटनेसेस इन एनी केस, यानी कि कत्ल के ऊपर आपने किसी को सजा देनी है तो एक विटनेस की स्टेटमेंट पर हो सकती है, बट सिंपली बिकॉज द स्टेटमेंट इज वन ऑफ वन विटनेस that cannot by itself be a ground for not acting upon that testimony। तो इसमें वो कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो उस इट सेल्फ जो है वो कोई एक्टिंग अपॉन उस दैट टेस्टिमनी, इसका मतलब सिर्फ हम ये लेंगे कि ये दोनों तरीके से ही नहीं होगा, यानी कि एक विटनेस है उसकी स्टेटमेंट को आप टोटली डिस्कार्ड भी नहीं करेंगे और एक विटनेस की स्टेटमेंट को आप ग्राउंड भी नहीं बना सकते कि भाई एक ही स्टेटमेंट टेस्टिमनी है तो उसी के ऊपर हमने कार्रवाई कर देनी है और उसी के ऊपर हमने एक बंदे को फांसी लगा देना है। यानी कि ये पॉसिबल है कि भाई एक बंदा अगर हमें मिला तो उस एक बंदे की हम एविडेंस ले लेंगे। सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हालात ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर रात के 12-1 बजे किसी जगह पर कोई बंदा कत्ल करता है, चोरी करता है, अब वो उस तरह का टाइम है कि नॉर्मली लोग नहीं जाग रहे होते और वहां पर बहुत कम चांस होगा कि हमें नंबर ऑफ विटनेसेस मिले, तो एक बंदे की शहादत काफी होगी। लेकिन अब यही सिचुएशन आप इसको ऐसे ले लें कि भाई के दिन के 12 बजे एक मार्केट के अंदर मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, अब उसके अंदर अगर एक विटनेस आ रहा है तो फिर क्वेश्चन तो क्रिएट होगा कि भाई इतने सारे लोगों ने देखा तो उनमें से एक क्यों आया, तो उसमें फिर शक पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके जी, अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस की। वहां पर आपको नंबर ऑफ विटनेसेस का ख्याल रखना पड़ेगा और वहां पर जो इस्लाम का भी ये प्रिंसिपल है और कानून शहादत के आर्टिकल 17 में भी है कि 2 मेल्स, ठीक है, 2 मेल होने चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, लेन देन का मामला होता है तो मार्जिनल विटनेसेस नीचे लिखे जाते हैं। अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल्स, तो यानी कि एक मेल का होना उसमें लाजमी होगा। ओके जी, अब इसकी आयत भी यहाँ पर मौजूद है, सूरह बकरा आयत नंबर 282। The reason for requiring the 2 women as witnesses is that if one forgets the other can remind her according to Holy Quran and call to witness from among your men 2 witnesses। तो पहली जो यहाँ पर हमें बात बताई गई है वो ये है कि 2 मेल होने चाहिए among your men 2 witnesses। अगले हिस्से है आयत का, एंड इफ 2 men बी नॉट एट हैंड देन अ मैन एंड 2 women। और अगर 2 आदमी ना हो तो एक आदमी और 2 औरतें, ऑफ सच एज ये अप्रूव एज विटनेसेस सो दैट इट द वन फॉरगेट्स द अदर विल रिमेंबर। तो उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरा उसको याद करवा दे। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, सिविल या क्रिमिनल मैटर में देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 1 मेल और 1 फीमेल में भी एडमिसिबल, तो एक ही मेल मिल जाए या एक ही फीमेल मिल जाए तो इसको हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ओके जी, अब हदूद और स्पेशल लॉ की तरफ हम आते हैं। द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू हदूद और स्पेशल केसेस। अब ये तो आगे सिविल, क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अब हदूद लॉस का जो चैप्टर है वो डिफरेंट है। Because in hudud cases, the number of witnesses required are as prescribed by Islam। तो ये strictly हम देखेंगे कि इस्लाम ने हमें क्या बताया। For example, in zina case, the evidence of 4 adult Muslim male witnesses are necessary to implement had। ठीक है, for example, in other had cases, at least the evidence of 2 adult male Muslim witnesses is required। तो यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि जो दूसरे हदूद केसेस हैं उसमें कम से कम 2 मुस्लिम मेल एडल्ट होने चाहिए। Similarly, if a special law provides a certain number of witnesses, then special provisions shall apply। तो इस तरीके से हदूद ऑर्डिनेंस और हदूद लॉस एक सेपरेट स्पेसिफाइड लॉ है, तो इसके विटनेसेस भी उसी तरीके से स्पेसिफाइड लॉ के मुताबिक होंगे और अगर किसी और लॉ ने कुछ स्पेसिफिकेशन की है तो उसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे।
ओके, अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल है इन केस लॉस के अंदर और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहले 1991 MLD 2576 विटनेसेस आर वेड एंड नॉट नंबर्ड। अब जो हम बात कर रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आप कह लें कि उसका टच स्टोन है। वो क्या है कि विटनेसेस जो हैं उनको वे किया जाता है, यानी कि उसकी बात में कितना वजन है, वो कितना चांस था कि उसकी जो एविडेंस है वो ठीक हो सकती है, कितनी करीब से उसने उन चीजों को देखा, एंड नॉट नंबर्ड। ठीक है, नंबर की हम बात नहीं करेंगे, नंबर की बात सिर्फ वही अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 कि जहां पर फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आइदर सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, कोई भी, तो उसके अंदर जो है हम विटनेसेस के नंबर को नहीं देखेंगे बल्कि उस एविडेंस के वेट को देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे। The conflict between two witnesses, quantity will certainly given way to quality. अब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जी दो विटनेसेस का, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी तो हमारे पास ज्यादा थी लेकिन क्वालिटी कम हो गई। अब ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि कोशिश करनी चाहिए कि नंबर ऑफ विटनेसेस बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा वीकनेसेस होंगी और उतना ही चांस होगा कि उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। तो इस वजह से एविडेंस करवाते हुए हमेशा आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है, क्वांटिटी का नहीं रखना। एक और हमारे पास जजमेंट मौजूद है, उसके अंदर भी एक प्रिंसिपल है, द कोर्ट हेल्ड दैट द मैटर मस्ट डिपेंड अपॉन the circumstances of each case and the quality of the evidence of the single witness whose testimony has to be either accepted or rejected. If such testimony is found to be entirely reliable, there is no legal impediment to conviction of the accused person on such proof. अब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि अगर तो वो एक ही एविडेंस है आपके पास, सिंगल विटनेस है, और उसी की एविडेंस को आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ठीक है, और अगर वो पूरी की पूरी एविडेंस रिलायबल है, तो वहां पर कोई लीगल इम्पेडिमेंट यानी कि कोई रुकावट नहीं है कि आप एक्यूज पर्सन को उस सोल स्टेटमेंट पर, उस सिंगल पीस ऑफ एविडेंस के ऊपर सजा दे देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंसिपल आ जाता है। ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नासिर।